प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हल संधि के हमने 6 भेद पढ़ लिए थे और वो 6 भेद कौन कौन से हैं मैं आपको पुनः अवगत करा देता हूँ। सचुत्व हल संधि, जिसका सूत्र है इस्तो सचुना सचु, पढ़ ली थी हमने अच्छे ढंग से। बात करते हैं दूसरी संधि, इसके बाद आती है सटुत्व हल संधि। इसका सूत्र है इस्तो सटुना सटु, इसको भी हमने अच्छे ढंग से पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करें अनुस्वार हल संधि। इसका सूत्र था मो अनुस्वार है, जिसको भी हमने भली भांति पढ़ लिया था। इसके बाद हम बात करें अनुनासिक हल संधि, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इसको भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आती है संधि आपकी परसवर्ण संधि। इसका सूत्र हमने बताया था अनुस्वार से यही परसवर्ण है। इसमें हमने 2 नियम पढ़ाए थे आपको। पहला नियम था कि यदि प्रथम पद के अंत में, यदि प्रथम पद के अंत में अनुस्वार हो और दूसरे पद के प्रारंभ में यह हो, यह से मतलब किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, 5वां नहीं, 5वां हालांकि मैंने लिखाया था लेकिन वो काट दिया था। प्रथम पद के अंत में अनुस्वार हो और दूसरे पद के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, चौथा वर्ण हो तो अनुस्वार बाद वाले वर्ण के 5वें वर्ण में बदल जाता है, यही लिखाया था। इसका दूसरा नियम था यदि प्रथम पद के अंत में तय वर्ग हो, तय थे दे धे ने का नियम अलग था, तय थे दे धे, और बाद में यदि लय हो, तय वर्ग के बाद में यदि लय हो तो तय वर्ग भी लय में बदल जाता है। तय वर्ग भी किस में बदल जाता है? लय में। ये सूत्र, एक सूत्र अभी मैं बता देता हूँ, वहाँ लिख लीजिएगा। एक सूत्र होता है तोरली। कौन सा सूत्र होता है? तोरली। तोरली सूत्र, ध्यान रखना, परसवर्ण में जो दूसरा नियम जो मैंने लिखाया था आपको, उसमें दूसरे नियम में तोरली सूत्र लागू होता है। ये कहता है प्रथम पद के अंत में तय वर्ग हो, दूसरे पद के प्रारंभ में लय वर्ण हो तो तय वर्ग भी लय में बदल जाता है। इसीलिए इस सूत्र का नाम रख दिया तोरली। क्या, कौन सा सूत्र है ये? तोरली। उसके बाद बात करें हम परसवर्ण के बाद हमने पढ़ी थी तुकागम और चतुर्व संधि। तुकागम संधि क्या कहती है? तुकागम हल संधि कहती है। इसका सूत्र लिखाया नहीं मैंने, हालांकि मैंने थोड़ी सी हिंट जरूर दी। स्वरस्य अनंतरम छकार, ये सूत्र नहीं है बच्चों। स्वरस्य अनंतरम छकार ये क्या कहता है कि स्वर के बाद यदि छकार हो, स्वर चाहे कैसा ही हो, लघु हो चाहे दीर्घ, स्वर के बाद यदि छकार आता है तो दोनों के बीच में तुक का आगम होता है। तुक बोलें तो तय और तय बोलें, तय बाद में छकार होने के कारण चकार में बदल जाता है, यानी तय वर्ण चय में बदल जाता है। जैसे हमने परिधन छेदय किया था, परिच्छेदय, समझ गए ना? अनुदन छेदय, अनुच्छेदय। दूसरा नियम इसमें यह था चतुर्व के आधार पर, चतुर्व संधि के आधार पर यह नियम था कि प्रथम पद के अंत में तय यानी दय हो, तीसरा वर्ण, प्रथम पद के अंत में तीसरा वर्ण हो, और बाद में आपको चतुर्व हल संधि का सूत्र ये कहता है, ध्यान दो, कि हमने जो पढ़ा था खरीचय, सूत्र जो पढ़ा था खरीचय, चतुर्व संधि में लिखाया था मैंने आपको खरीचय। वो सूत्र ये कहता है कि प्रथम पद के अंत में किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, और बाद में यदि खर हो, खर से मतलब क्या है? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, से, ठीक है, ये हो तो तीसरा वर्ण अपने ही पहले वर्ण में बदल जाएगा, पहले वर्ण में बदल जाएगा, यानी तीसरा वर्ण पहले वर्ण में बदलेगा, ये ध्यान रखना। अब ये तीसरा वर्ण भी प्रत्येक वर्ग का नहीं है, ये केवल तय वर्ग का तीसरा वर्ण है। कौन से वर्ग का? तय वर्ग का तीसरा वर्ण। उदाहरण करवाए थे मैंने आपको। तय वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? दय।
क्या होता है? द। अब द का पहला वर्ण क्या होगा? तय, और तय च में बदलेगा। तय किस में बदलेगा? च में। मैंने जैसे तुकागम हल संधि में बताया था कि तय किस में बदल रहा है? च में, इसलिए इसका नाम रख दिया चतुर संधि। और तुक का आगम होता है इसलिए उसका नाम रख दिया तुकागम हल संधि। समझ गए? तय बदलता है च में, किस में बदलता है? च में। तय वर्ण जो होता है वो च में बदलता है। और तुक का आगम होना ही कौन सी संधि? तुकागम। तो च में बदलता है इसलिए इसका नाम रख दिया चतुर्व, और तुक का आगम होता है इसलिए इसका नाम कह देते हैं तुकागम हल संधि। तो दोनों एक ही बात है, मैं जो बोल रहा हूँ दोनों का मतलब एक ही है। तुक का आगम होना और तुक बोलें तो तय, और तय बदलता है च में इसलिए चतुर्व संधि, और तुक का आगम होना तुकागम संधि। उदाहरण हमने पढ़ लिए थे, 2 नियम पढ़े थे। आज विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं हल संधि में 7वां भेद है छत्व हल संधि। कौन सी संधि? छत्व हल संधि। सूत्र क्या है? सस छो अटी। सस छो अटी। ये क्या कहता है? सुनो, प्रथम पद के अंत में और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो कि छत्व हो जाए। ध्यान देना, छत्व, छय होना ही छत्व संधि। देखो हमने हल संधि में पढ़ा, सचु होना ही सचुत्व संधि, सटु होना ही सटुत्व संधि, अनुस्वार होना ही अनुस्वार संधि, बताया था आपको। अनुनासिक होना ही अनुनासिक संधि। अनुनासिक का मतलब 5वां वर्ण। बाद वाले वर्ण का 5वां वर्ण होना ही परसे वर्ण हल संधि। तुक का आगम होना तुकागम संधि। चय का होना चतुर्व संधि। इसलिए ऐसे ही छय का होना, छय का होना ही कौन सी संधि है? छत्व संधि। समझ गए? तो प्रथम पद के अंत में आपको क्या मिले मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम पद के अंत में आपको मिलेगा तय। क्या मिलेगा बच्चों? तय। और दूसरे पद के प्रारंभ में आपको मिलेगा छकार। क्या मिलेगा? छकार। लीजिए, मैं इसको तय को तकार भी कर सकता हूँ। लीजिए, मैंने तकार कर दिया। अब समझ जाओगे आप। प्रथम पद के अंत में तकार और दूसरे पद के प्रारंभ में छकार। यदि इस तरह हो तो संधि कैसे होगी? सुनो, ये ध्यान दें। सस छोटी सूत्र कहता है कि प्रथम पद के अंत में तकार हो और दूसरे पद के प्रारंभ में छकार हो तो ये तकार जो है ये चकार में बदलता है। तकार किस में बदलता है? चकार में। और जो छकार है वो सकार में बदलता है। ध्यान रखना, ये जो तकार है वो चकार में और जो छकार है वो सकार में बदलता है। अब हम यहाँ से कह सकते हैं, अब समझ लो इसी को, ये तकार की जगह मैं यहाँ पे तय लिख दिया और तय के बाद छः लिख दिया। छकार की जगह छः, तकार छकार। अब ये छः में भी स्वर होना चाहिए। अट लिख रहा है इसमें, इसलिए छः में भी क्या होना चाहिए? स्वर। क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। तो इसलिए ध्यान, छः को मैं पूरा बना देता हूँ। लो, स्वर कर दिया। समझ गए ना? तो ये जो तय है ये च में बदलेगा और ये छः जो है वो स में बदलेगा। किस में बदलेगा? स में। तो आप तकार कह दीजिए या तय कह दीजिए, एक ही बात है। यही बातें समझा रहा हूँ मैं बार बार। तकार किस में बदलेगा? चकार में। छकार किस में बदलेगा? सकार में। समझ गए? इसको मैं मिटा दूँ, एक ही बात में समझ जाइए आप। प्रथम पद में छत्व हल संधि कहती है, इसमें जो सूत्र है सस छोअटी। सस छोअटी कौन सा सूत्र? सस छोअटी सूत्र कहता है कि प्रथम पद के अंत में तकार हो, दूसरे पद के प्रारंभ में छकार हो तो तकार चकार में बदल जाता है और छकार सकार में बदल जाता है। अब उदाहरण समझो, देखो प्रथम पद के अंत में तकार आ रहा है कि नहीं? तकार 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 आ रहा है ना। दूसरे पद के प्रारंभ में सकार। ये गलत लिख दिया क्या? गलत ही लिख दिया, ये सॉरी गलत लिख दिया। ध्यान दें, यहाँ पे सकार आएगा। ये सकार जो है वो छकार में बदलेगा। किस में बदलेगा? छकार में। उल्टा लिख दिया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखो दोबारा से परिभाषा समझ लो।
प्रथम पद के अंत में तकार और दूसरे पद के प्रारंभ में सकार हो और सकार में भी स्वर हो, सकार में भी स्वर क्या हो, स्वर, ध्यान रखना, लिख दिया है मैंने, सकार में भी क्या हो, सकार में भी स्वर हो, तो तकार, ये तकार जो है वो चकार में बदलेगा और सकार जो है वो छकार में बदलेगा। ध्यान दें, समझ गए। प्रथम पद के अंत में तकार हो, दूसरे पद के प्रारंभ में सकार हो, तो तकार बदल जाता है चकार में और सकार बदलता है छकार में। अब उदाहरण देखो, प्रथम पद के अंत में तकार 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 और दूसरे पद के प्रारंभ में सकार 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 सकार, है कि नहीं है, सकार। अब सकार में भी स्वर है कि नहीं, सकार में स्वर, से में स्वर है कि नहीं, आ है, से में स्वर है कि नहीं, है, से में भी स्वर है कि नहीं, है, ए लग रहा है, इसमें भी स्वर है क्या, ए। तो तकार को चकार में बदल दो, सीधी सिंपल परिभाषा, तकार को चकार में बदल दो और सकार को छकार में। देखिए तकार को हमने चकार में बदल दिया, भाई तय आधा है तो च भी आधा होगा। अब से को छ में बदल दो, सकार को छकार में, आ की मात्रा लगाओ, श्रेत्रम, इस तरह से बन जाएगा। समझ गए ना। जगत धन शत्रु का करते हैं, जगत तय का च कर दीजिए, यानी तकार का चकार और छ का छ और त्रु क्या बन जाएगा, जगत शत्रु। मत धन शरीरम, मत धन शरीरम, मत धन शरीरम, और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मृत धन शरीरम, ऐसे भी लिख सकते हैं। मत धन शरीरम, देखो मत का क्या होगा, तकार का चकार और सकार का छकार, मृत शरीरम ऐसे बनेगा। मृत धन शरीरम करेंगे तो मृत शरीरम ऐसे बोलेगा, ये ऐसे ही। मृत धन शरीरम करेंगे तो मृत शरीरम लिख रहा है आपको। मृत तकार को हमने चकार में बदला, सकार को छकार में बदला, समझ गए। मृत धन शक्तिकम, ऐसे देखिए, मृ तकार को चकार में बदलो और सकार को छकार में, बाकी का ज्यों का त्यों लिख दीजिए, संधि हो जाएगी। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं हम, छत्व हल संधि। मृत धन शरीरम का क्या होगा, मृ तकार च में बदल जाएगा चकार में और छ जो है सकार वो छ में बदलेगा, री रे में, ऐसे बन जाएगा। कोई परेशानी। प्रथम पद के अंत में तकार हो, दूसरे पद के प्रारंभ में सकार हो, तो तकार चकार में बदलता है और सकार छकार में बदलता है। अब छः होना, देखो छः होना ही कौन सी संधि है, छत्व। छः होना ही कौन सी संधि है, छत्व संधि, समझ गए। इसीलिए इसका नाम रख दिया छत्व हल संधि। छकार होना ही, पहले उल्टा लिख दिया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। समझ लीजिए, गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं। और जैसे हमने उदाहरण किया तो हमने उदाहरण के आधार पर पकड़ लिया कि हाँ भाई गलती हुई है, ठीक है। यहाँ हमने पहले छकार किया था और नीचे सकार कर दिया था, ये उल्टा किया था, अब सही है, ठीक है। इसको पढ़ लेना। प्रथम पद के अंत में तकार हो, दूसरे पद के प्रारंभ में सकार हो, तो तकार चकार में बदलता है और सकार छकार में बदल जाता है। उदाहरण आपके सामने। जसत्व हल संधि का सूत्र क्या है, जलाम जसो अंते, जलाम जसो अंते सूत्र है इसका। जसत्व हल संधि का सूत्र है जलाम जसो अंते। ये सूत्र क्या कहता है, देखो, जलाम जसो अंते, जस होना ही कौन सी संधि, जसत्व। हमने पढ़ा अभी छः होना ही छत्व, तो जस होना ही कौन सी संधि, जसत्व। अब जस कौन सा है बताओ आप, जस। माहेश्वरी सूत्रों में जस प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत देखना, ये आपको 5 वर्ण मिलेंगे, जय से लेकर से तक। जय बे गे डे दे, जय बे गे डे दे। अब आपको सुन लो, यहाँ पे झल, यहाँ पे क्या है, झल, जलाम, ये लिख रहा है ना, झल, झल लिख रहा है, यानी झल का जस हो जाता है। अंत में यदि झल है, प्रथम पद के अंत में
प्रथम पद के अंत में यदि झल है और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो, दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो कि जस हो जाए। जस होना ही कौन सी संधि? जसत्व। जस होना ही कौन सी संधि? जसत्व। इसीलिए तो मैंने आपको जस लिखा है। प्रथम पद के अंत में तो झल है और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो भाई? दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो कि जस हो जाए। देख लो, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, ये वर्ण हो, ज़्यादातर आपको मिलेगा ये तीसरा और चौथा वर्ण, तीसरा और चौथा वर्ण। और तीसरे चौथे के अलावा सभी स्वर, कोई सा भी स्वर मिल सकता है। इसके अलावा ये वेरे ले, ये वेरे ले, ये भी मिल सकते हैं। ये सूत्र में तो प्रदर्शित नहीं हो रहे, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर सभी स्वर क्यों लिखा है आपने? स्वर भी आए। जल के बाद यदि स्वर आता है, जल के बाद यदि स्वर आता है, दोनों परिभाषाएं बताऊंगा मैं आपको। 10वीं के स्तर की भी बताऊंगा, 12वीं के स्तर की भी बताऊंगा। जो चल रही है वो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी के लिए चल रही है। ये कि जो वीडियो चल रही है सभी कक्षाओं के लिए है। समझिए कि प्रथम पद के अंत में झल हो। झल के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, से और है, ये वर्ण आते हैं। झल के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सॉरी पांचवा नहीं आएगा, फिर से और है, ये वर्ण आते हैं जल के अंतर्गत। अब दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो? इन्हीं में से ही हो, इन्हीं में से, ध्यान रखना, इन्हीं में से ही हो। अब तीसरा चौथा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो तीसरा चौथा आ रहा है ना, समझ गए? अब कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, स्वर भी हो तो भी, और ये वे ले भी हो, ठीक है, तो जस हो जाता है। जस, जस का मतलब जे, बे, गे, डे, दे, ये वर्ण। अब ये जय कौन सा वर्ण है, बे कौन सा है, गे कौन सा है, डे कौन सा है और दे कौन सा है? ये सभी तीसरे वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं ये? तीसरे। देखो अब कैसे हैं तीसरे? देखो च का तीसरा वर्ण च, छ, जय है कि नहीं है? पे का तीसरा पे, फे, बे है कि नहीं? के का तीसरा वर्ण के, खे, गे है। टे का तीसरा वर्ण टे, ठे, डे है। और ते का तीसरा वर्ण ते, थे, दे, ये तीसरा वर्ण। समझ गए? ये तीसरे वर्ण हैं। अब समझो, दोबारा से समझो, ध्यान दें। जलाम जसो अंत्य सूत्र क्या कहता है? समझिए, ये सूत्र कहता है कि प्रथम पद के अंत में जल हो। क्या हो? जल, जल हो। और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो कि क्या हो जाए? जस हो जाए। क्या हो जाए भाई? जस। ध्यान दो, जल के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? जल के अंतर्गत वर्ण आते हैं किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, और से, ये वाला से, ये से और ये से, और फिर है। लीजिए, इसके बाद यदि किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर, लीजिए भाई, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर आए, फिर इसके बाद ये वे रे ले हो, ये वे रे ले हो, ये वे रे ले हो, तो पूर्व वर्ण, जो ये पूर्व वर्ण है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। पूर्व वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये जो पूर्व वर्ण हैं, जो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, अब ये तो हुई आपकी विस्तार से परिभाषा। आ गई समझ में? नहीं आई तो सरल बताता हूँ परिभाषा। इसके अलावा भी परिभाषा बताता हूँ। देखो, मिटा दूँ इसको, परिभाषा को स्टॉप करके वीडियो रोक के आप लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो रोक लो और उसके बाद लिख लो।
इसके बाद अब मैं मिटा देता हूँ बच्चों। अब सुनो, अब सीधी और सरल परिभाषा क्या है, देखो। प्रथम पद के अंत में पहला या चौथा वर्ण हो, पहला या चौथा वर्ण, मैं बता रहा हूँ अब आपको साधारण परिभाषा। प्रथम पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला या चौथा वर्ण हो, दूसरे पद के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या कोई स्वर हो, या ये वे रे ले हो, ये वे रे ले हो, तो ये पूर्व वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। पूर्व वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। देख लो दोबारा से, प्रथम पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला या चौथा वर्ण हो, दूसरे पद के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या फिर कोई स्वर हो, या ये वे रे ले हो, तो पूर्व वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तीसरा वर्ण यानी जस, जब गढ़ दस। प्रत्याहार सूत्रों में देखना, माहेश्वरी सूत्रों में जा कर के जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, जय बे गे डे दे, ठीक है, ये वर्ण आते हैं, ये तीसरे वर्ण हैं। तो तीसरा वर्ण होना ही कौन सी संधि है, जसत्व हल संधि। अब उदाहरण पढ़ लो, ये परिभाषा ही अधिकांशतः लागू होगी उदाहरणों में, ठीक है। प्रथम पद के अंत में देखो पहला वर्ण है, फिर स्वर है, पहला वर्ण और स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो तीसरा वर्ण कर दो, कै का पूर्व वर्ण क्या है, कै का तीसरा वर्ण कर दो, वाक धन ईश है, कै का गे कर दिया और ईश है लगा दिया हमने, ईश है, तो क्या बन गया, वागीश है। क्या बन गया, वागीश है। जगत धन ईश है, देखो पहला वर्ण है और स्वर है, पहला और स्वर, तो तीसरा वर्ण कर दीजिए, जगत धन ईश है, ते का दे कर दीजिए और ईश है लगा दीजिए, ईश है। जगत धन ईश है, जगदीश है। सट धन आनन है, देखिए सट ते वर्ण है, पहला है और ये स्वर है, पहला और स्वर, ते। अब ये टे का तीसरा वर्ण क्या होता है, टे ठे डे। अब डे में आनन है जोड़ दो, आनन है, जोड़ दिया हमने, लीजिए भाई, सडानन है। क्या बन गया, सडानन है। दिक धन अंबर है, ऐसे ही उदाहरण है ये भी क्या हो जाएगा, दिगंबर है। क्या हो जाएगा, दिगंबर है। ये भी ऐसा ही उदाहरण है। अच धन अंत है, तो क्या हो जाएगा, अजंत है। छः का तीसरा वर्ण जय होता है। सुप धन अंत है, सुबंत है। पै का तीसरा वर्ण बै होता है, सुबंत है। सट धन दर्शनम, देख लो अब ये उदाहरण अलग है। सट पहला वर्ण आ रहा है और ये तीसरा है, पहला वर्ण और ये तीसरा वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पूर्व वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो टे जो है वो तीसरे वर्ण, टे का तीसरा वर्ण क्या होता है, डे और दर्शनम। षट धन दर्शनम क्या हो जाएगा, षड दर्शनम। ठीक है। अगला देखो और भी उदाहरण है। दिक धन गज है, प्रथम वर्ण है और ये तीसरा है, समझ गए। तो पूर्व वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। दिक धन गज है, दिग्गज है। क्या होएगा भाई, दिग्गज है। कै का गे कर दिया हमने, तीसरा वर्ण। दिग्गज है, किक्कजे नहीं, दिग्गज है। देखो वाक धन ईश्वरी, वैसे ही उदाहरण है जैसे जगत धनी ई से किया था, वाक धन ई से किया था। तो वाक धन ईश्वरी, कै का गे कर दीजिए और ईश्वरी जोड़ दो, वागीश्वरी। दिक धन देशात, ये पहला वर्ण है और ये तीसरा है, तो पूर्व वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। दिक धन देशात, दिग देशात, ऐसे बन जाएगा ये। तत् धन अनुसरणम, अब देखो प्रथम वर्ण के बाद क्या है, स्वर, तो तय का दे कर दीजिए तीसरा वर्ण। अब दे पूरा हो जाएगा, अनुसरण, ए की मात्रा जाएगी, दे पूरा हो जाएगा, नुसरण।
तत् धन अनुसरण तदनुसरण, ठीक है। एतत् धन वचनम, ये तय पहला वर्ण आ रहा है, फिर वे आ रहा है। देखो पहला वर्ण और वे ये बता रखा है मैंने, वे तो तय अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, एतद वचनम, इस तरह से। तत् धन भारतम, देखो तय और ये भय, भय कौन सा वर्ण है? चौथा। ये पहला वर्ण है और ये चौथा वर्ण, समझ गए? तो तीसरा वर्ण कर दो, तद भारतम। यावत धन इंदु, यावत धन इंदु तय का दय हो जाएगा, या वे दय। अब इंदु लगाइए इसमें, ई ने दु, इंदु, इसमें छोटे ऊ की मात्रा आएगी इंदु, ठीक है। त्वक धन वस्त्रधारी, अब कै के बाद वे आया है, प्रथम वर्ण के बाद वे आया है, तो तीसरे वर्ण में बदल दो इसको। त्वक कै का तीसरा वर्ण क्या होता है? गे, वस्त्रधारी लिख दीजिए। कालात धन एव, प्रथम वर्ण के बाद स्वर आया है, तो ये क्या हो जाएगा? तीसरे वर्ण में कालाद एव जोड़ दीजिए इसमें। कदाचित धन ई है, देख लो यहाँ पे भी ऐसा ही उदाहरण है, कदाचित तय दय में बदलेगा, ई है जोड़ दीजिए इसमें, ई है, समझ गए। षट धन विंशति, टे के बाद वे आया है, वे वाले उदाहरण बहुत से करवा दिए मैंने, टे का डे हो जाएगा षड विंशति, षड विंशति। लब धन धम, देखो ये कौन सा वर्ण है और ये कौन सा है? ये चौथा वर्ण है और ये चौथा वर्ण है। पे का चौथा वर्ण पे, फे, बे, भे चौथा है। ये तय वर्ग का है, ते, थे, दे, धे। तो चौथे वर्ण के बाद चौथा वर्ण, चौथे वर्ण के बाद चौथा वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो ये पूर्व वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो ये इसका वर्ग कौन सा है? पे वर्ग। पे का तीसरा वर्ण क्या होता है? बे, धे, में, लब्धम, ऐसे बन जाएगा। दुग, दुग, ये दुग है, ध्यान रखना, दुग धन धम, दुग धन धम। अब दुग जो है आपको ये घे, ध्यान दें, घे कौन से वर्ग का है? के, खे, गे, घे, चौथा वर्ण है। चौथे वर्ण के बाद ये भी चौथा वर्ण है, तो चौथे वर्ण के बाद चौथा वर्ण आया है, तो पूर्व वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब इसका तीसरा वर्ण क्या होता है? गे। भाई ये कौन से वर्ग का है? कै वर्ग का, के, खे, गे, तीसरा वर्ण गे हो गया। और धम, दुग धन धम क्या बन जाएगा? दुग्धम। तो विद्यार्थियों, मैंने सभी उदाहरणों को आपको हल करके समझाया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आए होंगे। बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।